Hello students, welcome to the Human Physiology lectures. Today we are going to study about jaundice. आज हम jaundice के बारे में पढ़ेंगे. इसे हिंदी में पीलिया भी कहते हैं. इसका दूसरा नाम इक्टेरस भी है. ऐसे ही जो इसका नाम है पीलिया, क्यों डिनोट होता है इससे कि इसमें जो अपीयरेंस होती है स्किन की, स्क्लेरा की, यानी आँखों का वो पोर्शन जो सफ़ेद दिखाई देता है बाहर से, वो और म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सब पीलापन लिए हुए होती है. और इसी वजह से इस बीमारी को या इस डिजीज़ को हम पीलिया और इंग्लिश में जॉइंटिस कहते हैं. ये जॉइंटिस क्यों होता है? क्योंकि बिलीरुबिन की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज़ हो जाती है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर बिलीरुबिनीमिया. नॉर्मली जो बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन होती है वो 0.3 to 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होती है. जब ये 2 to 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड से एक्सीड कर जाती है तो उस कंडीशन में जॉइंटिस अपेयर हो जाता है, यानी स्किन में पीलापन दिखने लग जाता है. तो इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिलीरुबिन इन ब्लड इज़ द मेन कॉज ऑफ जॉइंटिस. अब इसके क्या कॉज होते हैं? पहला है एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज. जब आरबीसी का बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है तो आरबीसी के ब्रेकडाउन से क्या होता है, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है. ज़्यादा मात्रा में आरबीसीज डिस्ट्रक्ट होती हैं, टूटती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन भी होता है. तो जैसे ही हीमोग्लोबिन डिग्रेड होता है उसकी वजह से उतनी ही मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में बिलीरुबिन बनता चला जाता है. और ये जो बिलीरुबिन की इंक्रीज कंसंट्रेशन है ये एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज की वजह से हुई है और इसीलिए इसको हम हीमोलाइटिक जॉइंटिस या प्री हिपैटिक जॉइंटिस भी कहते हैं. दूसरा कारण है डैमेज टू द लिवर सेल और ड्यू टू एनी इन्फेक्शन और टॉक्सिक एजेंट्स. अगर किसी भी वजह से लिवर्स की सेल यानी हिपैटोसाइट्स में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए या वो डैमेज हो जाए तो ये क्या करेंगे, सारे बिलीरुबिन को जो कि अनकॉन्जुगेटेड होता है, बिलीरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. अब ये अनकॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं. इसके लिए हमें पढ़ना होगा बिलीरुबिन का फेट, यानी बिलीरुबिन की जो साइकिल होती है वो बॉडी में आगे कैसे काम करती है. जैसे ही आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है, मैक्रोफेजेस इसको तोड़ती हैं. ये बिलीरुबिन जो ब्लड में आता है ये एल्बुमिन के साथ बाइंड करके अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनाता है. ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है एल्बुमिन बाउंड होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है और इसके साथ में ही ये यूरिन में अपेयर नहीं होता क्योंकि एल्बुमिन यूरिन में एब्सेंट होता है, तो बाउंड होने की वजह से ये भी यूरिन में अपेयर नहीं होता. अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है जब लिवर में पहुंचता है तो लिवर में यूडीपीजीए यानी यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोनिक एसिड, तो यूडीपीजीए की प्रेजेंस में ये ग्लूकोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनाता है. तो लिवर में जो बना वो है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन और सर्कुलेशन में जो एल्बुमिन बाउंड था वो था अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन. अब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आपको पता है लिपिड सॉल्युबल है, इसके साथ में यूरिन में अपेयर नहीं होता, जबकि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो वाटर सॉल्युबल है. अब ये बिलीरुबिन जो है वो बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में एक्सक्रीट हो जाता है. और ये जो बिलीरुबिन ग्लूकोनाइड बना जो कि बाइल के साथ में इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये बीटा ग्लूकोरोनाइडेज की प्रेजेंस में ग्लूकोनिक एसिड को अलग कर देगा और बैक्टीरियल डिग्रेडेशन के साथ में ये यूरोबिलिनोजन बन जाएगा. इसको स्टर्कोबिलिनोजन भी बोलते हैं. तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि जो बिलीरुबिन बना, एक पार्ट जब इसका एल्बुमिन के साथ बाउंड हुआ तो वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था. ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जब लिवर में आया तो यूडीपीजी के साथ रिएक्ट करके इसने कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनाया. ये कॉन्जुगेटेड वाटर सॉल्युबल था. अब ये बाइल के साथ बिलीरुबिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया ड्यूडेनम में, तो बीटा ग्लूकोनाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोनिक एसिड को ये अलग कर देता है और बैक्टीरियल डिग्रेडेशन के साथ में ये क्या बनाता है, यूरोबिलिनोजन या स्टर्कोबिलिन.
तो ये जो स्टर्कोबिलिनोजन और या फिर यूरोबिलिनोजन बना, इसका जो 20% पार्ट है वो वापस से एंटीरो हेपाटिक सर्कुलेशन के थ्रू वापस से कहाँ चला जाता है, लिवर में चला जाता है। लिवर में इसका कुछ पार्ट रह जाता है जो वापस से रीयूटिलाइज हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है बाइल के साथ वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में, और तकरीबन 5 से 10% पार्ट जो है बिलीरुबिन का, ये चला जाता है जर्नल सर्कुलेशन के अंदर। तो जर्नल सर्कुलेशन के थ्रू ये पहुंचता है किडनी में, और इसके साथ में ये यूरिन में एक्सक्रीट भी होता है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन ऑफ बाइल किस तरह से हुआ, इंटेस्टाइन से वापस एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू वापस लिवर में जाएगा, जो कि केवल 20% होगा। 20% का 5 से 10% पार्ट जो है वो जनरल सर्कुलेशन में अपेयर होगा, जो कि किडनी से फिल्टर आउट होकर यूरिन में भी अपेयर होगा। इसके साथ में इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो वापस से रीयूटिलाइज होकर वापस बाइल के थ्रू दोबारा बिलीरुबिन इंटेस्टाइन में सीक्रेट हो जाएगा। अब इसका जो 80% पार्ट बचा है, अच्छा ये यूरोबिलिनोजन जो है ये कलरलेस कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये कलरलेस कंपाउंड जो होता है इसमें कोई कलर नहीं होता, लेकिन जब ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है बैक्टीरियल फ्लोरा के थ्रू तो ये स्टर्कोबिलिन बनाता है, और ये नॉन एब्जॉर्ब्ड होता है, इसीलिए ये फीसेस में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्राउन कलर स्टूल्स, यानी कलर्स जो स्टूल्स का जो कलर है, जो फीसेस का कलर है वो जो ब्राउन कलर है, ये ब्राउन कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये स्टर्कोबिलिनोजन, जो कि फीसेस में एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो आई होप इस हिसाब से आप बिलीरुबिन का सारा फेट समझ गए होंगे। तो अब हम वापस आते हैं कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड पार्ट पे। तो यानी लिवर में अगर डैमेज है, सेल्स में डैमेज है, हेपेटोसाइट्स में कोई इन्फेक्शन है, तो जो बिलीरुबिन का कॉन्जुगेशन का फंक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, और ये जो बिलीरुबिन है वो पूरी तरह से कॉन्जुगेटेड नहीं हो पाता। इसे बोलते हैं हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। तीसरा आता है ऑब्स्ट्रक्शन टू बाइल डक्ट, यानी बिलीरुबिन जो एक्सक्रीट आउट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है लिवर से। ठीक है, जब किसी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी वजह की कोई रुकावट है, तो ये जो बाइल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से बिलीरुबिन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आ पाता, और इसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव या पोस्ट हेपाटिक कॉलेसिस्टैटिक जॉन्डिस। अब हम इसके तीनों टाइप्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है हीमोलाइटिक जॉन्डिस, दूसरा हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, और तीसरा है कॉलेस्टैटिक जॉन्डिस या ऑब्स्ट्रक्टिव या पोस्ट हेपाटिक जॉन्डिस। मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ें तो जो हीमोलाइटिक जॉन्डिस है उसमें एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी होता है, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, यानी सारी मात्रा में जो एल्ब्यूमिन है वो बाउंड कर लेता है बिलीरुबिन को, और जो लिवर है क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में बिलीरुबिन बन रहा है, तो लिवर इतना ज़्यादा अमाउंट में सारे बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट नहीं कर पाता। कॉन्जुगेशन जो है वो लिवर के थ्रू पूरा नहीं होता, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। कहाँ? सर्कुलेशन में। इसे बोलते हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस। हेपेटोसेलुलर, कोई भी टॉक्सिक एजेंट की वजह से या कोई भी इन्फेक्शन की वजह से जब हेपेटोसाइट्स डैमेज हो जाती हैं तो वो एबल नहीं होती कि बिलीरुबिन को एफिशिएंटली कॉन्जुगेट कर पाएँ। तो चूँकि ये जो प्रोसेस है ये लिवर में होता है, इसीलिए इसे हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस कहते हैं। जब हम बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव की, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल फ्लो फ्रॉम हेपेटोसाइट्स टू ड्यूडेनम। तो हेपेटोसाइट्स से बनने वाला जो बाइल है जिसमें बिलीरुबिन भी मिला हुआ है, जब ये ड्यूडेनम में नहीं आ पाता कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिलीरुबिन बोथ कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बढ़ जाता है, और इसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। सेकेंड है सीरम ऑफ टाइप ऑफ सीरम बिलीरुबिन एक्यूमुलेट। किस तरीके का बिलीरुबिन जो है वो सीरम में इकट्ठा होगा? जब हम हीमोलाइटिक की बात करते हैं तो उसमें आता है अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया। तो ये क्यों है? क्योंकि ड्यू टू एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। तो एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन हुआ क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज जो है वो बढ़ गया, डिस्ट्रक्शन या आरबीसीज का हीमोलाइसिस। तो हीमोलाइसिस अगर आरबीसीज का बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो जो बढ़ने वाला सर्कुलेशन में बिलीरुबिन है वो होता है अनकॉन्जुगेटेड टाइप का।
जब हम हेपेटोसेलुलर की बात करते हैं तो कुछ मात्रा में कॉन्जुगेट होता है, कुछ मात्रा में अनकॉन्जुगेट होता है, क्योंकि सारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लिवर के थ्रू कॉन्जुगेट नहीं हो पाता, इसीलिए इसमें अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड दोनों की मात्रा बढ़ती है। जब हम ऑब्स्ट्रक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कंसंट्रेशन में ज़्यादा बढ़ता है ड्यू टू इम्पेयर्ड फ्लो ऑफ बाइल इनटू इंटेस्टाइन, क्योंकि बाइल जो है, बाइल के थ्रू बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में आता है, और अब अगर फ्लो ही रुक जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो ये कहाँ इकट्ठा हो जाता है, लिवर में इकट्ठा हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो नहीं पाता। तो इसकी वजह से कॉन्जुगेटेड, क्योंकि लिवर ने जितना पूरा कॉन्जुगेट कर दिया लेकिन वो एक्सक्रीट आउट हो ही नहीं पा रहा है, तो कौन सा वाला अपना बिलिरुबिन बढ़ जाता है, कॉन्जुगेटेड। तो ये ध्यान रखें, इन सब पे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस कंडीशन में कौन सा टाइप का बिलिरुबिन जो है वो बढ़ जाता है। तीसरा आता है वॉन डेन बर्ग टेस्ट। इसमें हम पढ़ते हैं कि हीमोलाइटिक जो रिएक्शन होती है हीमोलाइसिस वाले जॉन्डिस में इनडायरेक्ट पॉजिटिव रिएक्शन आती है, क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है। जब हम हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस की बात करते हैं तो इसमें बाइफेजिक रिएक्शन आती है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों बिलिरुबिन प्रेजेंट होते हैं। और जब हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की बात करते हैं तो ये होता है डायरेक्ट पॉजिटिव रिएक्शन, क्योंकि इसमें केवल कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये वॉन डेन बर्ग टेस्ट क्या है, इस पर कई बार वाइवा वॉइस क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसके लिए रिएजेंट यूज़ होता है जिसे बोलते हैं डाईएजो रिएजेंट। तो ये जो डाईएजो रिएजेंट होता है किस किस का मिक्सचर होता है, सल्फैनिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सोडियम नाइट्राइट का। तो ये भी एक अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन होता है। अब इसमें डायरेक्ट रिएक्शन या इनडायरेक्ट रिएक्शन का क्या मतलब है कि जब हम डाईएजो रिएजेंट लेते हैं और एक सीरम पार्ट लेते हैं जिसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वाटर सॉल्युबल, तो 30 मिनट के अंदर अंदर रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है, और इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट पॉजिटिव वॉन डेन बर्ग रिएक्शन। इनडायरेक्ट रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब हम डाईएजो रिएजेंट लेते हैं और वो सीरम लेते हैं जिसमें कौन सा है बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड यानी वाटर इनसॉल्युबल वाला, और ये लिपिड सॉल्युबल होता है। ठीक है, हमने आपको आगे बताया भी है। तो लिपिड सॉल्युबल लेकिन वाटर इनसॉल्युबल, तो हम जो रिएक्शन आती है हमारे पास आती है उसमें कोई भी कलर ऑब्टेन नहीं होता, जबकि इसमें रेडिश ब्राउन कलर ऑब्टेन होता है। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा सा अल्कोहल मिला दें तो अल्कोहल क्या करेगा, डिज़ोल्व कर देगा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को, और उसके बाद हमें रेडिश ब्राउन कलर मिल जाएगा। इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट पॉजिटिव वॉन डेन बर्ग रिएक्शन। यानी रेड कलर तो मिला, लेकिन कब मिला, जब उसमें हमने अल्कोहल ऐड किया, जबकि डायरेक्ट रिएक्शन में हमें किसी भी चीज़ को मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। यानी इस तरीके से अगर रेडिश कलर प्रेजेंट होता है जिसमें किसी भी अल्कोहल को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो वहाँ हमें मालूम होना चाहिए वहाँ कौन सा टाइप का बिलिरुबिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, कॉन्जुगेटेड की। और अगर अल्कोहल मिलाने के बाद रेड कलर आ रहा है तो हमारे किस तरीके की रिएक्शन मिल रही है, किस तरीके का बिलिरुबिन बढ़ रहा है, अनकॉन्जुगेटेड। तो इसे बोलते हैं वॉन डेन बर्ग टेस्ट। चलिए, तो अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है इसकी वजह से इनडायरेक्ट पॉजिटिव रिएक्शन आई, क्योंकि इसमें हम रेड कलर कब आएगा, जब हम अल्कोहल ऐड करेंगे। बाइफेजिक रिएक्शन, इसमें कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों ही टाइप के बिलिरुबिन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए दोनों तरीके की रिएक्शन देगा। डायरेक्ट पॉजिटिव में जैसे ही हम सीरम जिसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है और अगर हम उसे डाईएजो एजेंट के रिएजेंट के साथ मिक्सअप करते हैं तो हमें रेडिश ब्राउन कलर मिल जाता है, इसीलिए डायरेक्ट पॉजिटिव रिएक्शन देगी, जो ये डिनोट करेगा कि इस तरीके के सीरम में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्रेजेंट है। तो अब हम आते हैं वापस से यूरिन बिलिरुबिन पे। हमने आपको बताया था अनकॉन्जुगेटेड जो हीमोलाइसिस होता है इसमें एब्सेंट बताया है ना, और जो अपना हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस है उसमें प्रेजेंट होता है यूरिन बिलिरुबिन, और ऑब्स्ट्रक्टिव में भी प्रेजेंट होता है। कैसे कि एब्सेंट क्यों होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमने आपको बताया था एल्ब्यूमिन बाउंड होता है, इसके अलावा लिपिड सॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो वाटर इनसॉल्युबल है, एल्ब्यूमिन बाउंड है, तो नॉट फिल्टर्ड इन यूरिन, और इस तरीके के यूरिन को हम बोलते हैं एल्कोहलिक जॉन्डिस। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। जब एल्कोहलिक जॉन्डिस होता है तो कौन सा किस तरीके का बिलिरुबिन होता है, आपको मालूम होना चाहिए, अनकॉन्जुगेटेड। और जॉन्डिस कैसा होता है, हीमोलाइटिक। जब हम बात करते हैं हेपेटोसेलुलर की, तो इस कंडीशन में यूरिन में बिलिरुबिन प्रेजेंट होता है,
क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, फिर इजीली फिल्टर्ड इन यूरिन। वापस से ध्यान दें कि हमने आपको बताया था कि जो 20% होता है यूरोबिलिनोजन, ये एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में जाता है, और कुछ पार्ट जो है 5 से 10% जो है वो जर्नल सर्कुलेशन में चला जाता है। जर्नल सर्कुलेशन से ये किडनी में जाता है और यूरिन में पास ऑन हो जाता है। तो यानी इस कंडीशन के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो यूरिन में प्रेजेंट होता है। इसे हम बोलते हैं कॉलियूरिक जॉइंटिस। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं यूरिन में। जब हम ऑब्स्ट्रक्टिव की बात करते हैं तो चूँकि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ऑलरेडी, तो फिल्टर होगा यूरिन के अंदर, तो प्रेजेंट होगा। अब हम बात करते हैं यूरिन यूरोबिलिनोजन के बारे में। तो यूरिन यूरोबिलिनोजन जो है हीमोलाइटिक जॉइंटिस की कॉन्स्टेंट कंडीशन में इंक्रीज होता है, हेपाटोसेलुलर में डिक्रीज और ऑब्स्ट्रक्टिव में मार्कली डिक्रीज और एब्सेंट ही होता है। कैसे कि जब हम बात करते हैं ये लिवर की, कि लिवर एक्सक्रीट मोर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इन इंटेस्टाइन विद बाइल, सम पार्ट रीएब्सॉर्ब्ड, ठीक है, एंटर इनटू द जर्नल सर्कुलेशन, तो इंक्रीज इन यूरिन यूरोबिलिनोजन, जो कि हमने अभी साइकिल में आपको बताया। जबकि जो हेपाटोसेलुलर जॉइंटिस होता है उसमें क्या होता है, लिवर सेल ही डैमेज होते हैं, तो वो उतनी मात्रा में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को ना तो प्रोड्यूस कर पाती है ना एक्सक्रीट कर पाती है। जबकि इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉन्जुगेट भी हो रहा था और एक्सक्रीट भी हो रहा था। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लेस यूरोबिलिनोजन इज फाउंड, तो लेस यूरिन बिलिनोजन इसमें मिलेगा। फाइनली जब हम ऑब्स्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो इसमें मार्कली डिक्रीज और एब्सेंट प्रेजेंटेशन होगी इसकी, क्योंकि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जब बाइल ड्यूडेनम में नहीं आ पा रहा तो बिलीरुबिन भी नहीं आ पाएगा, तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन नॉट रिलीज्ड इनटू द इंटेस्टाइन, तो वो जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो लिवर में बना था वो इंटेस्टाइन में नहीं आएगा, तो नो यूरोबिलिनोजन इज फॉर्म, तो कोई भी यूरोबिलिनोजन या स्ट्रोबिलिन फॉर्म नहीं होगा। तो ये रही यूरिन यूरोबिलिनोजन की प्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं फीकल स्टर्कोबिलिनोजन के बारे में। नॉर्मल होता है ये 25 से 250 मिलीग्राम पर डे। हीमोलाइटिक जॉइंटिस की कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और डार्क ब्राउन कलर स्पीसीज होता है, क्योंकि इस कंडीशन में यूरोबिलिनोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डार्क ब्राउन कलर के फीसेस आते हैं, क्योंकि ये यूरोबिलिनोजन या स्टर्कोबिलिनोजन जो है ये डार्क कलर ब्राउन ये फीसेस को देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही डार्क कलर के फीसेस होते हैं। जो हेपाटोसेलुलर जॉइंटिस होता है इसमें ये कम हो जाता है, और जो स्टूल्स यानी फीसेस होते हैं वो पेल कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हेपाटोसाइट्स है वो सारे बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट कर ही नहीं पाते, अनकॉन्जुगेट बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट कर ही नहीं पाते, तो यूरोबिलिनोजन स्टर्कोबिलिनोजन है वो है कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है। वापस से एक बार यहाँ ध्यान दें कि ये यूरोबिलिनोजन या स्टर्कोबिलिनोजन है, जब ऑक्सीडाइज्ड होकर स्टर्कोबिलिन बनाता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्राउन कलर फीसेस के लिए। इसकी मात्रा अगर कम बनेगी तो ये कम ब्राउन कलर की फीसेस आएगी, और अगर इसकी मात्रा ज़्यादा आएगी तो डार्क ब्राउन कलर की फीसेस आएगी। तो हीमोलाइटिक जॉइंटिस के अंदर क्या होता है, हीमोलाइटिक जॉइंटिस के अंदर स्टर्कोबिलिनोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, जबकि हेपेटोसेलुलर जॉइंटिस के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम बनती है। तो जो स्टूल्स होते हैं, फीसेस होती है, वो पेल या पीले कलर की होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में तो ये कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो कम्प्लीटली जो बिलीरुबिन है अनकॉन्जुगेटेड वो इंटेस्टाइन में पास ऑन ही नहीं होता, तो इस कंडीशन में क्ले कलर के स्टूल्स आएंगे। फीकल फैट लेवल अगर हम मालूम करें तो हीमोलाइटिक जॉइंटिस के अंदर ये नॉर्मल होता है, जो हेपेटोसेलुलर जॉइंटिस है उसमें इंक्रीज हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्टिव में बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो हीमोलाइसिक या हीमोलाइटिक जॉइंटिस है उसमें 5 to 10% ऑफ टोटल इंटेक पर डे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइल इन गट, नॉर्मल फैट का डाइजेशन होता है। जबकि इसके अंदर इंक्रीज क्यों हो जाता है हेपेटोसेलुलर में? हेपेटोसेलुलर में 40 से 50% इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बाइल डिक्रीज बाइल इन इंटेस्टाइन, क्योंकि हेपेटोसाइट्स जो है वो डैमेज हो रही हैं या इन्फेक्टिव हो रही हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इनएडिक्वेट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट,
एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट होता है, जिसकी वजह से बल्कि पेल और ग्रीसी कलर के फॉल स्मेल फीसेस जो है वो बनते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेटोरिया। ये बहुत अच्छा MCQ क्वेश्चन है कि स्टेटोरिया कब बनता है? हेपेटोसेल्युलर जॉइंटिस में। ठीक है, जब हम ऑब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस की, तो उस कंडीशन में फीकल फैट और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन है कहाँ पे है? ऑब्स्ट्रक्शन है लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच, यानी ड्यूडेनम के बीच। तो जो बाइल लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, बाइल, वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नहीं आ पाएगा। तो जब बाइल इसमें नहीं आ पाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट है उसका डाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। तो डाइजेशन नहीं होगा यानी इमल्सिफिकेशन, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो फीकल फैट यानी फीसिस में फैट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बाइल ही रिस्पॉन्सिबल होता है फैट के डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, इसके अलावा बाइल के साथ ही बिलीरुबिन भी आता है। तो ओवरऑल क्या है कि अगर फैट की बात करें तो फैट लेवल जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फीसिस के अंदर। जब हम ब्लड टेस्ट की बात करते हैं तो एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो हीमोलाइटिक जॉइंटिस में नॉर्मल होता है। जब हम बात करते हैं हेपेटोसेलुलर जॉइंटिस की तो वो डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि लिवर सेल डैमेज हो गई हैं, जिसकी वजह से एल्बुमिन का सिंथेसिस कम हो गया। अब एल्बुमिन सिंथेसिस कम हो गया, जिसकी वजह से एल्बुमिन की कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो गई और ग्लोबुलिन की बढ़ गई। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में भी ये नॉर्मल रहता है। सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेस की बात करें तो ये हीमोलाइटिक जॉइंटिस में नॉर्मल रहता है ड्यू टू एक्सक्रीशन इन बाइल, जबकि हेपेटोसेलुलर जॉइंटिस में वो इंक्रीज़ हो जाता है लेस एक्सक्रीशन इन बाइल, जबकि मार्कली इंक्रीज होता है ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में बिकॉज नॉट एक्सक्रीटेड इन बाइल, क्योंकि बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में आ ही नहीं रहा, तो सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लिवर में बढ़ रही है। इसके बाद LFT जो आता है लिवर फंक्शन टेस्ट, वो हीमोलाइटिक जॉइंटिस में नॉर्मल होता है, हेपेटोसेलुलर में इम्पेयर्ड होता है, और ऑब्स्ट्रक्टिव में जो है नॉर्मल और माइल्डली इम्पेयर्ड आता है। आई होप कि जॉइंटिस से रिलेटेड आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या होता है, किस तरह से ये कहाँ फॉर्म होता है, इसके डिग्रेडेशन के बाद फैक्ट कौन कौन से सब्सटेंसेस बनते हैं, और इसी के साथ में आप इनके क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर। आपको समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक।